आज आपकी क्लास एक वेब ऑप्टिक्स के बहुत ज़बरदस्त टॉपिक तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस। इसमें तरंग प्रकाशिकी जो शब्द है वो बेसिकली एक सिर्फ शब्द है जो रे ऑप्टिक्स को वेब ऑप्टिक्स से अलग करता है। तो वेब ऑप्टिक्स आपके लिए आ रही है, तो वेब ऑप्टिक्स यहाँ से शुरुआत होती है, लेकिन मैं तो उसका चैनल ही बदल दिया है। वेब ऑप्टिक्स का आखिरी चैप्टर सबसे पहले दिन, उसके जस्ट पहले वाला दूसरे दिन, उसके पहले वाला तीसरे दिन और आखिरी वाला हाँ बैक टू बैक चल रहे हैं। तो आप उस चैप्टर को बैक टू बैक कर चुके हैं। तो चलिए जस्ट वी स्टार्ट द चैप्टर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को हम लोग। एक इसका वो दे दो यार, नहीं बाहर ना निकल जाए। ध्यान से हमारी बात लेक्चर को उठा, ध्यान से हमारी बात और लेक्चर जरूर समझते रहिएगा, क्योंकि चैप्टर में इंपॉर्टेंस बहुत सारी चीज़ों का है। अब नहीं आएगा बाहर। चलिए शुरू करें। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग पॉइंट में है सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश में क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, वो क्या क्या करता है, ये पहली 8 स्टेटमेंट में क्लियर होगा। बहुत सारी आप जानते हैं, बहुत सारी आप नहीं जानते हैं। जैसे अब इसमें पहला स्टेटमेंट लिखा होगा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अपनी अपनी किताब में देखते जाएगा बगल। प्रकाश सरल रेखा में चलता, तो सबको पता है प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, सबको पता है। एक और टर्म लिखा है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। तो प्रिज्म आपने पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो आने वाले समय में आप प्रिज्म जान जाएंगे। आने वाले समय में आप प्रिज्म जान जाएंगे। आप जानते होंगे कि जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वह अपने 7 रंगों में टूट जाती है। नीचे विप, ऊपर घ्यो, फिर बाकी बीच में 7 हैं। तो किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश जो श्वेत प्रकाश की किरण है 7 रंगों में टूट जाना ही वर्ण विक्षेपण है। तो प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। पढ़ लिया ना आपने। प्रकाश में विवर्तन होता है, अब आएगा। हाँ, इसी के जस्ट आगे वाला चैप्टर है प्रकाश का विवर्तन। फिलहाल मैं थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो वह बाहर की तरफ मुड़ जाता है। प्रकाश के मुड़ने की यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश में विवर्तन क्या होता है, ये भी हो गया। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में पढ़ चुके हैं ना आप। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकता है, कहीं ना कहीं ये भी हम पढ़ा चुके हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब आप किसी मेटल के सरफेस पर जब लाइट डालते हैं तो लोग कहते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करेक्ट है या कोई कंफ्यूजन है? तो ये सारे 9 प्रॉपर्टी हैं। जो 9 प्रॉपर्टी है 9 को आप पहचानते हो। प्रकाश निर्वात में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, प्रवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। सारे काम तो पढ़ चुके हैं आप। हाँ, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, सब कुछ तो होता है प्रकाश में। तो चलिए ये हेडिंग आपकी रह जाएगी। पहली हेडिंग प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की। नो एनी कंफ्यूजन। इसके बाद अब आप अगला टॉपिक सुनिए, तरंगाग्र। यही जो जान जाएगा अगले 30 से 45 मिनट में इस चैप्टर को फिनिश कर जाएगा। क्या टॉपिक है हमारे पास? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। पहले वेव फ्रंट को समझिए, ये क्या है। जब वेव फ्रंट आपको समझ आ जाएगा तो फिर ये चैप्टर भी समझ आ जाएगा। वेव फ्रंट, पहले तो मैं वेव फ्रंट की परिभाषा सुना देता हूं। परिभाषा ठीक से सुन लेंगे तो दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सुनना भैया, किसी को पता तो नहीं है परिभाषा? यदि हम प्रकाश किरणों के मार्ग में
यदि हम प्रकाश किरणों के मार्ग में एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, कंपन के मतलब उनका फेज एंगल सेम हो, उनका फेज एंगल सेम। यदि हम प्रकाश तरंगों के मार्ग में एक ऐसा पृष्ठ खींचें, जैसे तरंगें चली जा रही हैं, एक ऐसा पृष्ठ ऐसे खड़ा कर दें तो इसके हर पॉइंट की एंगल पोजीशन सेम होगी ना, नीचे से ऊपर तक सब पैरेलल हो गए ना। तो इसी को कहते हैं, आप इस काल्पनिक पृष्ठ का नाम देते हैं तरंगाग्र। यदि हम प्रकाश तरंगों के मार्ग में कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हों, कंपन की क्या कहलाता है? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। इफ वी ड्रॉ ए सरफेस इन द पाथ ऑफ लाइट वेव in which all point lies in same phase, all point lies in is called wave front। अगर हम प्रकाश तरंगों के मार्ग में एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके सभी कण कंपन की समान कला में, यानी कि फेज एंगल, उनकी पोजीशन एंगल सेम हो, तो क्या कहते हैं आप उसे? वेव फ्रंट। डिफाइन हो गया। तरंगाग्र की परिभाषा अक्सर अपने यहाँ बोर्ड में 1 नंबर में पूछी जाती, तरंगाग्र से क्या समझते हैं। तो अपने बोर्ड को क्लियर करेंगे, तरंगाग्र से क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं क्लियर है, नो एनी कंफ्यूजन। अब देखो तरंगाग्र के प्रकार, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, टाइप ऑफ, देखो बहुत गहराई में नहीं उतर के जाना, एकदम एक्यूरेसी के साथ जो चीजें आपके सिलेबस में हैं उन्हें पैकअप करना है। टाइप ऑफ वेव फ्रंट, तो इसमें सबसे पहला वेव फ्रंट हमारी किताब में बताया गया है, टाइप 1 प्लेन वेव फ्रंट। क्या नाम दे रहे हैं इसको हम लोग? प्लेन वेव फ्रंट। क्या नाम दिया है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन समझते हैं, समतल तरंगाग्र। तो ये जो बना रखा है आपने, ये समतल तरंगाग्र तो है। तो ये टाइप 1 है समतल तरंगाग्र। दूसरा है हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरे का नाम क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र। अगले का क्या नाम है? गोलीय तरंगाग्र। अब देखिए, ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको समझना है। तो गोली तरंगाग्र क्या होता है? लेट अस, हमारे पास जो प्रकाश स्रोत है वो स्फेरिकल यानी बिंदु प्रकाश स्रोत है। तो अब इस बिंदु प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सभी को पता है, ऐसे सभी दिशाओं में निकलता है। ऐसे तो निकलता है, बचपन से सूरज देख रहे हैं, जहाँ कहीं बना था ऐसे ही बना था, ऐसे तो। अब अगर इन प्रकाश किरणों में कोई ऐसा पथ खींचेंगे जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उसका शेप कैसा होगा? यदि प्रकाश स्रोत हमारा पॉइंटेड है तो उसकी जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वहाँ हम कोई पथ खींचें जिसके सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उसका आकार कैसा होगा? तो आपसे कभी कोई पूछता है गोली तरंगाग्र बनने के लिए क्या करना होता है? आपका प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? लाइक अभी और सुनो, हर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे चलते हुए जैसे से आगे को बढ़े गए, आगे जाकर के ये प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट। भाई आपने देखा बल्ब यहाँ जला दिया हमने, ऐसे बल्ब की फोकस मार दी यहाँ से, तो आगे जाके लाइट एकदम फ्लैट हो जाएगी ना। नजदीक में तो रहेगी इस शेप में, लेकिन आगे जाके क्या होगा उसके साथ? जैसे फ्लैट, आप पकड़ नहीं पाओगे कहाँ से आ रहा है। तो जैसे जैसे ये दूर चला जाएगा तो हर तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे जाके प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में आपको यही हाइगेंस की थ्योरी में स्टेटमेंट मिलेगा। अभी आगे जाते हैं, ठीक है? ये बात भी समझ आ गई होगी। वेव फ्रंट एक इंपॉर्टेंट थॉट है, याद करिए, तैयार करिए। तरंगाग्र की परिभाषा याद हो गई। यदि हम प्रकाश किरणों के मार्ग में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अभी तो एक प्रकार, दूसरा ये दूसरा प्रकार। मान लो तुम्हारे घर में ट्यूब लाइट हुआ, तो क्या करना? सभी के घर में है, तो उससे जो लाइट निकलती है वो स्फेरिकल निकलती है ना। अगर खड़ी कर दें, बारात में खड़ी खड़ी ट्यूब लाइट लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? बारात में बल्ली में ट्यूब लाइट लगती है खड़ी खड़ी,
तो उससे जो वेवफ्रंट बनाएंगे वो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, उसका जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा होगा? देखिए कुल मिला के अगर लाइट सोर्स दूर कहीं इनफाइनाइट में रखा है, चाहे पॉइंटेड हो, उससे जो फ्लैट लाइट्स आ रही हैं उसमें कोई पथ खींचे, कोई ऐसा पृष्ठ बनाए जिसके सभी कंपनी की समान कला में हो, क्या कहलाता है? प्लेन वेवफ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स हमारा लाइट सोर्स पॉइंटेड है तो जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा? और अगर हमारे पास सिलिंड्रिकल सोर्स है, लाइट सोर्स सिलिंड्रिकल है, तो वेवफ्रंट भी कैसा बनना चाहिए? तो उम्मीद करता हूँ आपको वेवफ्रंट समझ में आ गया होगा। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, ना हो तो दोस्त का मोबाइल फ़ोन ले लेना, आज ही से अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, घर में जाके इसका नोट्स बना लेना, पढ़ने के बाद वीडियो वॉच करते जाना, नोट्स क्रिएट करते जाना। बना लोगे ना? कोई ऐसा तो नजर नहीं आ रहा कि तुमको बनाना नहीं आता है, तो ट्रेन ने सब लोग, ठीक है, बात बराबर है। अरे कैसी बात करते हो, पगला है क्या? चल रहा है 11.5, तुम्हें नहीं दिखता ना, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। चलो, तरंगाग्र समझ में आ गया ऋषभ? बात समझ में आ गई? कितने तरह के वेव फ्रंट होते हैं? वन इज द प्लेन, अनदर वन इज द लास्ट वन द, ओके। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर। अगली हेडिंग आपकी होगी, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। ये खूब पूछा जाता है, दिल लगा के पूछा जाता है, यार कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं इसको मिटा दूं। एक कागज ही दे दो, कागज सरफेस सही रहता है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। दो जल्दी से, पटाख से दे दो यार, इतना सोचो मत एक कागज के लिए। इस समय इसकी इंक की प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है, मैंने पता किया तो बोले सर लॉकडाउन में काम आ रहा है। ये लॉकडाउन में क्या कहते हैं, खूब ढेर सारा क्या कहते हैं प्रोडक्शन हो गया था और निकल नहीं पाया, तो अब ये पुरानी वाली इंक भेज रहे हैं, तो वो तो थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। इसे देख रहे हैं, पूरा गड़बड़ा जाता है। आगे चले, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस ने इन्हीं वेव ऑप्टिक्स को लेकर के एक थॉट बताया। ये भी इस चैप्टर का नाम इसी चैप्टर के नाम पर दिया गया है बेसिकली, समझ रहे? तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या क्या बताया, एक काम करना, इसको पहले लिखना थोड़ा सा। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखा गया है, अपनी अपनी किताब वॉच कर लीजिए, देख पा रहे होंगे। ये वीडियो बेसिकली आपके लिए ही है, राइट? अपनी अपनी किताब वॉच कर लीजिए, इसमें हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखा हुआ है। मैं भी इसे पढ़ देता हूँ, आप भी इसे पढ़ करके मेरे साथ समझते जाइए। और इसे एज इट इज लिखना पड़ता है, क्योंकि इसलिए हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, समझ रहे? इसमें सचांसर जैसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइगेंस का है। आपको क्या लगता है, हाइगेंस का सिद्धांत है तो सचांसर कहा जाएगा क्या? नहीं ना। सुनो, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, लिखा क्या? जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत कहा गया। इसमें तीन परिकल्पनाएं की। इसमें पहली परिकल्पना तो मैंने जो तरंगाग्र की परिभाषा बताई है वही लिखी है, चाहे देख लीजिए, ठीक है? जब हम किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के स्थित के माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वापस जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। यदि बिंदु स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोलीय होता है। सारी बातें मैं बता चुका, और आगे जाकर के हर गोली तरंगाग्र समतल। तो यह हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत का पहला पोस्टुलेट है। एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको, इसमें मैं कुछ काट दूंगा, इसमें कुछ नया लिखा दूंगा, नहीं ना? घर जाके लिखेंगे और लिख के याद करेंगे, या तो हो ही गया ना, पहला वाला तो याद हो गया ना। तरंगाग्र की परिभाषा और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत का पहला पोस्टुलेट यही बात कहता है। अरे करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, जरा सुनिए। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगाओं को द्वितीयक तरंगाएं कहा गया। मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। लेटस, हमारे पास ये पॉइंट लाइट सोर्स था, आपके पास है। इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो कुछ यूं निकल रहा है, मैं इसे समझा रहा हूं एक एक करके। और इसमें अगर आप कोई वेव फ्रंट खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे। इसका हर बिंदु एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है, तभी तो वो आगे बढ़ता है। अगर वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो ये आखिरकार प्रकाश स्रोत ही तो इसे आगे बढ़ाएंगे,
लाइट आगे बढ़ेगी तो हाइगेंस का कहना है द्वितीय स्टेटमेंट पे, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है, एक नए तरंग स्रोत की तरह जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगिकाओं को क्या कहा गया? हाँ, इसके लिए ये द्वितीयक तरंगिकाएं हुई और आगे बढ़ेगा जब ये, तो इसके लिए हाँ ये वाली इसके लिए द्वितीयक हो गए, राइट। तीसरा स्टेटमेंट, किसी क्षण आगे बढ़ती इन द्वितीयक तरंगिकाओं का एनवलप अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे। जरा आगे देखिए, नेक्स्ट वाले पेज पर देखिए, पृष्ठ खींचे हुए हैं, सर्कल। तो यह एनवलप उस क्षण तरंग की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। आप छोटा सा काम, इतनी स्टेटमेंट याद करना, आपको 2-3 नंबर दिला के जाएगा। मन करे तो इसे लिख के तैयार कर लेना, ना मन करे तो छोड़ दो। 2 नंबर का मामला है। अब यही हमने तो 80% टाइम पेपर्स में इसे आते देखा है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का। अब इसमें बताओ कुछ थॉट ऐसा है जो मैं तुम्हें कंसेप्ट में दे सकता हूँ, याद ही कर सकते हो इसे, और याद करके लिखना होगा, और कुछ नहीं है। ये तीनों पोस्टुलेट लिखना, ये डायग्राम जो बना हुआ है इसे बना देना, राइट। अब सुनो, इस चैप्टर में 2 बहुत खास चीज़ें हैं, हाइगेंस से परावर्तन की और हाइगेंस से अपवर्तन की व्याख्या। पावरफुल चीज़ें हैं। आप पेपर उठा के देखना, हर दूसरे या तीसरे पेपर में हाइगेंस के सिद्धांत से या तो परावर्तन चला आ रहा है या तो अपवर्तन की व्याख्या आ रही है। अगले 20 मिनट में वही परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या में समझा और सिखा रहा हूँ। आप इसे जानने की कोशिश करिए, ठीक से समझ लीजिए, घर में जा कर के वीडियो वॉच करके इसका बढ़िया सा नोट्स क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्दी से क्लास खत्म कर दूंगा मैं। बस ये 2 आखिरी चीज़ें, हाइगेंस तक पहुंच गए। आखिरी 2 चीज़ें, हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या करनी है और दूसरी बार किसकी व्याख्या करनी है? परावर्तन की। तो पहले अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, फिर वहां जाइए ऑफिस के पास। रिफ्रैक्शन with the help of हाइजेन प्रिंसिपल। हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। अगली हेडिंग है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। थोड़ा दिमाग और होश ठिकाने रखिएगा। अपर लेवल की ज्योमेट्री और अपर लेवल का कंसेप्ट है, एकदम एक्यूरेट कर दूंगा अगर आप 15 मिनट हमारे साथ फोकस कर जाएंगे तो। बस फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी। सुनो, अपवर्तन की व्याख्या करने जा रहे हो तो दुनिया को बताना, माना आ रहा है वीडियो पूरा, बाहर जा रहा है, हम पीछे हट जाए क्या? यस, अब ठीक है। माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। माना जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ मतलब ट्रांसपेरेंट मीडिया होगा। अपवर्तन तभी होगा जब ये ट्रांसपेरेंट होगा। अब देखिए, अपवर्तन जब पुराने जमाने में आप करते थे तो आप क्या करते थे? एक ठो प्रकाश की किरण ले जाते थे, बोले झुक गई है तो चली गई। लेकिन आपको पता है यहाँ हाइगेंस के सिद्धांत को फॉलो करना है। हाइगेंस का माई बाप तरंगाग्र है, तो आपको तरंग लेकर नहीं आनी है, पूरा तरंगाग्र लेकर आना है। वो तय करेगा हाइगेंस में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन। राइट, लिसन माय डियर, आपको तरंग लेकर नहीं आनी है, पूरा तरंगाग्र लेकर आना है, तभी तो हाइगेंस लगवाइएगा। और तरंगाग्र की क्या परिभाषा? बोलो बोलो। जब हम प्रकाश तरंगों के मार्ग में कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचें जिसके सभी कण कंपन की क्या कहलाता है? तरंगाग्र। तो जरा देखिए, अब तरंगाग्र के लिए कई सारी तरंगें होती हैं, 3, 4, 5, 10 ठो बनाई थी अभी हमने, लेकिन अब यहाँ 10 ले आएंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मिनिमम 2 लेकर आए मिनिमम। तो ये 2 तरंगें चली आ रही हैं। अब एक ऐसा पृष्ठ खींच दिया हमने, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से स्लो मोशन में मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ऋषभ,
जानता है बेटा ये क्या है? ये मैं डार्क लाइन कर रहा हूँ, यही तरंगाग्र है। यही देखिए, ये दो रास्ते में आ रहे हैं दोनों वेव। एक ऐसा हमने पृष्ठ खींच दिया इसके सभी कण कंपन की, तो इसकी कला और इसकी कला समान, कला माने होता है कोण, कला समान हो गई। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, दोनों की पोजीशन एक हो गई कि नहीं? तो बताइए, माना जेड जेड डैश एक ए बी आपतित तरंगाग्र है। ए बी आपतित क्या है? तरंगाग्र है। बताते रहिए दोनों को। माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी आपतित तरंगाग्र है। यहाँ तरंगाग्र का खेल देखना है आपको। तरंग का तो देख चुके भाई पूरे, तो ऑप्टिक्स में तो चल रहे हैं ना हम लोग। तो सुनो भैया, देखिए तरंगाग्र कुछ और नहीं होता है, कुछ लाइट रे का ग्रुप होता है। आखिरकार ये लाइट रे यहाँ आई तो है, तो लाइट रे ही ना। तो इन दोनों वेव में कौन वेव पहले स्पर्श से टकरा रही है? ये वाली। आखिरकार ये वेव टकरा गई है, तो टकराने के बाद इसका अपवर्तन तो होना है ना, या अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तन होना है। टकराते ही ये क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अगर ये रेयर और ये डेंसर है तो। और अगर ये डेंसर ये रेयर होता तो चली जाती। हमें क्या करना है? निकलने दो, बात खत्म। निकल गई। उसके कुछ देर बाद, आज नहीं तो कल, इसे भी तो टकराना है। इसका क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा क्या? इसका भी अपवर्तन ही होगा। अभिलंब तो आ ही गए हैं, इनके आने का इंतजार होता है बस। साथ बाकी सारी रस्में, सारे कार्यक्रम तभी पूरे कराए जाते हैं, इनके बिना कोई कार्यक्रम नहीं। क्यों पंडित जी? ये भी आ गए, निकल गए दोनों। देखो, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब ये वेव निकलने लगेंगी तो इनके रास्ते में भी एक ऐसा पृष्ठ खींचे जिसके सभी कण कंपन की, और कला समान करने के लिए कुछ करना नहीं, लंबाई डालना है, तभी तो कला समान हो जाएगी। समान हो गई क्या? ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रकाश की किरण से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना तरंगाग्र से है। राइट? बताइए तो सही जरा। देखिए, एक बहुत जबरदस्त फिनोमेना आएगा, मजा आ जाएगी। कंसेप्ट भी क्लियर होगी, आपकी क्लैपिंग चाहिए होगी जोरदार आफ्टर कंसेप्ट। क्या ये क्या है? आई मैंने किसके लिए लिया है? तरंगाग्र के लिए। मेरा वेव से लेना देना नहीं है, मैं रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहा हूं, मैं वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूं, और वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस पढ़ रहा हूं। हाइगेंस का माई बाप तरंगाग्र है, मुझे तरंगाग्र का मामला चाहिए। तो ये देखिए, ये तरंगाग्र आया क्या? मजा आ गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वेव का नहीं देखना है, वेव फ्रंट का देखना है। तो ये वेव फ्रंट इस पृष्ठ पर कितने कोण पर आ टकराया है? आई। करेक्ट है। तो ये हमारा अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, इसका नाम हम लोग ए डैश। तो बताएं कि ए डैश बी डैश कौन है? अपवर्तित। हाँ, सूचनाएं लोगों को देते रहिएगा। तरंगाग्र है। अभी क्लियर हो रहा है? ए बी मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश कौन है? रिफ्रैक्टिव, जो पर अपवर्तित हो गया है। ये आपतित तरंगाग्र है और ये अपवर्तित। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। दैट्स ऑल। सुनो, तो इस तल के साथ जितने एंगल पर जा रहे हैं उसी का नाम हम आर देंगे। बोलो, देंगे कि नहीं देंगे? परफेक्ट है। एक ट्रायंगल वह हमें दिखाता रही, ए बी ए डैश, तो दिखा दो ए बी। हमें में साइन आई लगाओ, साइन आई। हमें अपवर्तन प्रूव करना है, तो बिना साइन आई अपान साइन आर के नहीं होगा। साइन आई बतावा कितना बन जाए? ए वैभव, बी ए डैश अपान ए ए डैश। अच्छी फीलिंग आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं होगी? साइन आर निकलवाई दे, ट्रायंगल वा लिख दे, थोड़ा बड़ा हो जाए इसे। ट्रायंगल ए डैश बी डैश ए।
ए डैश बी डैश साइन आर लगाई, बताया ए बी डैश अपान ए डैश। मजा आ रहा है? अभी तक कोई कंफ्यूजन जैसी बात तो नहीं आ रही? देख 3 नंबर ले गिरोगे आज की आज, मिलना है इसकी गारंटी है, क्योंकि ये मामला है वेव ऑप्टिक्स का पूरे 7 नंबर का। जितना रे का इंपॉर्टेंस है उतना वेव का इंपॉर्टेंस है। वेव सस्ती है, कम समय में कम मेहनत करके तैयार हो जाती है। रे कठिन है, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा काम करना पड़ता है। पर कितना ये रे ऑप्टिक्स 15 दिन खाती है, ये जुमे आधे घंटे 45 मिनट के 4 दिन। संडे वो 15 दिन लगातार 20 दिन भी हो सकते हैं, मैं गारंटी नहीं लेता अच्छी रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए कोई काम नहीं करना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं थोड़ी सी बातें करता हूं आपके साथ। जब ये वेव फ्रंट आ रहा था तो आप बोले थे ये पहले टकरा गई थी, ये टकरा के क्या हुआ था इसके साथ कारकम, ये अपने रिफ्लेक्टिव मीडियम में चलने लगी थी, ये तो हवा में चल रही थी तब तक। तो मैं आपसे कह दूं जितना टाइम ये वाली वेव हवा में चलती रही है, जितना टाइम ये वाली वेव हवा में चलती रही है उतनी देर ये वाली वेव किसी रिफ्लेक्टिव मीडियम में चलती रही है। बोलो, किसी रिफ्लेक्टिव मीडियम में चलती रही है। जितनी देर तक ये वेव हवा में चली है उतनी देर तक ये वेव, मैं आपसे पूछूंगा बी ए डैश की वैल्यू क्या है, तो आप मुझे तुरंत बताइएगा सी इंटू टी। बी ए डैश कितना है तो आप मुझे बताएंगे एक प्रकार की दूरी है, और दूरी बराबर चाल गुणते समय होती है। ये प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की चाल कितनी देर से चलती है और कितनी देर का मामला है, टी टेक टाइम पे। और मैं आपसे कहूंगा उतने ही टाइम टी में इसका क्या हुआ था। बोले गुरुजी दूसरे मीडियम में चलने लगी थी, तो मैं आपसे कहूंगा बाबू ए बी डैश कितना है, हम कहेंगे v इंटू टी, क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट वेलोसिटी v नहीं सी नहीं हो सकती है, वहां कुछ v होगी। दैट्स अ परफेक्ट। हम तो भाई साहब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन लाने के लिए परेशान हैं। आ गया तो जिंदाबाद, बोलो आ गया तो जिंदाबाद, नहीं तो खत्म कर, हमारा आ गया। अब देखिए हम निकालेंगे साइन आई अपान साइन आर की वैल्यू। तो साइन आई अभी ऊपर का कार्यक्रम चल रहा है, अपान फीलिंग आ रही है, और साइन आर क्या रहा है, अब आपको दिखने लगा है। परफेक्ट है, नो एनी कंफ्यूजन। डी ए डैश बराबर क्या है और ए बी डैश क्या है, टी चले गए लोग। सी बाई बी को क्या कहते हैं, प्रूफ क्या किया आपने, और ये क्या कहलाता है, अपवर्तन का सिद्धांत, स्नेल का नियम। और यही है हाइगेंस प्रिंसिपल से स्नेल, हाइगेंस प्रिंसिपल से अपवर्तन की व्याख्या पूरी हो गई क्या? भेजे में ठूस ठूस से बैठ गई है, बढ़िया से बैठी है। आपका पूरा आखिरी तक शुरू करते हैं, बस बढ़िया से क्लियर है। घर में जाके वीडियो रिवॉच करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और इसके बाद हाँ लाइक, हाँ ठीक है लाइक कर देंगे। लाइक डिसलाइक ज़्यादा दिक्कत नहीं करता है, कमेंट अच्छा लगता है। आपका कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई भी करूँगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको हाइगेंस से अपवर्तन समझ आ गया होगा। क्या लगे हाथ परावर्तन निकले चले, बस आप भी जाएं फिर, और क्या है 5 मिनट और अच्छे से क्लियर हुआ है। जो स्टेप स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये आप इनको एज इट इज बोर्ड में उतारेंगे, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे कि मार किताब देख के छापने में लगे हैं अलग से। इतना ही करेंगे, इतने ही के नंबर पूरे मिलेंगे। सब बातें तो हो गई ना, ए बी आपतित तरंगाग है, फलाने हैं ठिकाने। चलो अपवर्तन की व्याख्या बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी कड़ी में हम परावर्तन की व्याख्या करेंगे, किससे, हाइगेंस के सिद्धांत से। अगले हिस्से में हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। और ये इतने सॉलिड टॉपिक हैं कि आप इन्हें आज के आज तैयार कर लो, कल से परीक्षा में लिखना शुरू कर दो। समझ गए कि नहीं? हाँ अब शुरू करवा दूंगा तुम्हारी परीक्षा। बाबा जी जब करवाएंगे तब करवाएंगे, हम तो कभी भी करवा सकते हैं ना।
हम बाबा जी कहने से थोड़ी चलते हैं, हम तो कभी भी करवा सकते हैं। क्लियर है? नो एनी कंफ्यूजन? अगला स्टेप चलेगा। लो भैया, हाइगेंस के सिद्धांत से आपकी किसकी व्याख्या करनी है? परावर्तन की व्याख्या। भैया परावर्तन तभी होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर टकराती है तो उसी माध्यम में यह घटना प्रकाश का परावर्तन। तो कहेंगे माना, क्या कहेंगे? जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। अब बताइए ना, ये किसी किताब का मोहताज थोड़ी ना है। आपकी कंसेप्ट क्लियर है, आप शब्दों को तोड़ के मरोड़ के कहानी मत बनाएं, बस अच्छा लिखें, कम लिखें, एक्यूरेट लिखें, जिससे बुद्धि में लोगों को धस जाए जो तुम्हारी कॉपी देखें। उनको भी तुम्हारी कथा पसंद नहीं है, जो कॉपी देखते हैं वो बहुत ज़्यादा लिखा होता है, इरिटेट हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या पढ़ता कौन है मुझे बताओ। मामला है 16 रुपये का, नहीं समझे? 16 रुपये का मामला, 16 रुपये मिलता है कॉपी का, तो जितनी ज़्यादा जच जाए। नहीं 16 रुपये मिलता है, CBSE में 25 है, यूपी बोर्ड में 16 हो गया। इंटर की कॉपी, हाई स्कूल कॉपी का 10 रुपये, हाई स्कूल का 10 रुपये, इंटर का 16, CBSE में 25 है। जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक। लेकिन प्रकाश की किरण नहीं आएगी, कौन आएगा? तरंगाग्र फिर आएगा। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत रिच कंसेप्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कुछ ही शिक्षक दुनिया में पढ़ाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। समझ गए? नहीं तो ऐसा रगड़ देंगे, ऐसा गोबर कर देंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। सही बता रहा हूँ, एकदम एक्यूरेट। अभी तुमको अपवर्तन सिखाया, सीख गए कि नहीं सीख गए? फिर क्या है? अब देखो, सही बात तो ये है कि तरंगाग्र बहुत सारे प्रकाश किरणों का बना होता है, लेकिन अब बहुत सारे बना दूंगा तो हम ही कंफ्यूज होंगे कि उनको कहाँ ले जाएं। तो इसलिए मिनिमम 2। और ध्यान दीजिएगा, दोनों वे बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए। कुछ पता चला ऐसे बनाने लग जाते हैं, पाते हैं और ऐसे होंक देते हैं। बोले हमारे गुरुजी बने नहीं रहा है, कैसे बनेगा? घबरा जाएगा। हाँ, तो इसको जो है, जो नियम है रे डायग्राम का, देखिए हम फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं, आपके पास तो स्केल भी होती है, बढ़िया घर में अच्छे से बनाइए जाके ना। हम आराम से फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं तब भी बढ़िया बनता है। आपके पास स्केल यंत्र मौजूद है तरह तरह के, उन यंत्रों का सहारा लीजिए ना। चलो, ये प्रकाश की किरण आ टकराई है यहाँ। ओए क्या कर रहे हो? दोनों को ऐसा म्यूट करेंगे ना, फिर हमेशा म्यूट ही रहोगे। हाँ, वही कर, फिर दोबारा अनम्यूट नहीं होगे। सुगर प्रमाणित करते रहते हो थोड़े थोड़े दिन में। ये कौन है? ये कौन है? इसको जानते हो? तो मोटा मोटा कर देना, अच्छे से पहचान में आ जाए अलग से। यहाँ से लंब डलवा दोगे, बिल्कुल काटी काट हो जाएगा। अब इनकी पोजीशन सेम हो गई कि नहीं? इस पार्टिकल की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन सेम आ गई। क्लियर है? तो आप बताएं कि ए है और ये, अब बताइए फिर से, ए बी आपतित तरंगाग्र है। जो जो करते जाओ वो नोट करते जाओ, बताते जाओ दुनिया को, और खुद को भी समझाते जाओ कि हमको आ रहा है कि नहीं। सबसे कसौटी पर खुद को परखना है, दूसरे तो बाद में देखेंगे। खुद को आ रहा है कि नहीं ये देखते जाओ। छापने में बहुत यकीन मत किया करो। चलो कार्यक्रम शुरू हो। देखो इन दोनों में पहले कौन पहुंच गई है? वही A1। आज इसका अपवर्तन नहीं, शायद अपवर्तन नहीं, क्या होना है? अब परावर्तन का सारा कार्यक्रम, अपवर्तन का सारा कार्यक्रम इनकी जिम्मेदारी में होता है। भाई सभी नहीं होंगे, कोई कार्यक्रम, कोई रस्म आगे बढ़वा ही नहीं पाओगे। जानते हो भाई, मुल्ला के लिए काजी, हिंदू के लिए पंडित, ये रूल नहीं का है। क्या करें? क्या ये इस तरंग का आपतन कोण है? मैंने इसको थीटा का में से आई नहीं कह सकता, क्योंकि आई तो मालिक ये है। आप करने क्या से निकले हो, भूल गए क्या? हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या।
तो क्या पीछे आई कह दोगे, बर्बाद हो जाओगे। आई कौन है? तरंगाग्र जिस कोण पर अपने पृष्ठ पर आपतित होता है वह आपतित तरंगाग्र का आपतन कोण है। तो इसको हम थीटा कहेंगे, कुछ तो कहेंगे ना, क्यों? हमें कुछ करना है आगे, हमारा कुछ मिशन है आगे। तो देखो ये वेव जब यहाँ टकरा जाएगी तो इसका क्या होगा? तुरंत इमीडिएट यहीं से परावर्तित हो जाएगी। और परावर्तन का तो नियम होता है दोस्त, जितने कोण पर आई है उतने कोण पर जाएगी। देखो बराबर दिख रहा है तुम्हें? हमें थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, बना रहने देंगे, कोई बात नहीं। अब तुमने मान लिया इसलिए बना रहने देंगे। ये आई है और चली गई, इज्जत से इसे भी थीटा ही बोल देना। लेकिन अभी यहाँ तक क्लियर है ना एकदम? एक एक पॉइंट वक्त ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स पर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। बोलो। इसके बारे में क्या ख्याल है? बाद में कार्यक्रम इनका भी तो होगा, लेकिन पहले किसका हो गया है? फिर वक्त के बाद, कुछ समय बाद ये भी तो परावर्तित होके जाएगी। बोलो, जाएगी? ये भी जाएगी, जाती रहेगी। पक्का है या कंफ्यूजन है? आपने कहा ए बी आपतित तरंगाग्र है, तो जब ये वेव यहाँ आके टकरा जाएगी तो ये तो वापस लौटने लगेगी, लेकिन तब तक ये हवा में चलती रहेगी, तब तक ये हवा में। तो मान लो टी टाइम लगा है इसे बी को ए डैश तक पहुंचने में। बी को, हाँ ये ए है तो इसका नाम ए डैश दे दिया। बी को ए डैश तक पहुंचने में माना कितना समय लगा? टी। माना किरण बी को ए डैश तक जाने में लगा समय टी। तो मैं आपसे पूछूं बी ए डैश कितना है, तो आप बोलोगे ना सीख, फिर वापस लौटो जिंदगी में। ये जब टकरा गई है तब तक ये हवा में चल रही है, इसका टकराते ही कौन सा एक्शन होने वाला है? ये वापस जाने लगेगी इसी माध्यम से। तो जितनी देर में ये दूसरी वाली प्रकाश किरण बी से लेकर ए डैश तक आई है, उतनी देर में इसका क्या हुआ है? उतना ही चलेगी वापस में, माध्यम तो बदला नहीं, सेम डिस्टेंस होगी। तो आप एक काम करो, एक ठो प्रकार ले आओ। प्रकार जानते हो? बोला प्रकार। यहाँ नोक इसकी छुआ दो, इसको नाप लो, नप गई ना? वही आर्क लाओ पकड़े। हमारी बात पर यकीन करते हो मैं क्या कंसेप्ट दे रहा हूं? जितनी देर में सेकंड वाली वेव यानी बी वाली वेव बी से ए डैश तक आएगी, उतनी देर में इसका क्या होगा? ये अपने माध्यम में वापस जाएगी। हाँ, समय चाल दोनों समान। नाम तो इसका हम बी डैश देने वाले हैं। अच्छा, बात समझ आ रही बेटा? तो अब क्या करें हम? ये दोनों बराबर हो गए ना, तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाया। वो लोग कहलाया कि नहीं? बाबा पकड़ में आ रही बात? ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। क्या कहते हो? फिर तो ये भी एंगल 90 ही होगा। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था तो एंगल 90 था, और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है तो ये एंगल क्या होगा? यकीन करते हो? तो ये एंगल आई है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया है, जिसको मैंने डार्क लाइन कर रखा है। तो इसको आर होना, और अब मैं अगर आई बराबर आर प्रूव कर दूंगा तो मेरा रिफ्लेक्शन प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का यही तो नियम है। अब और कोई रिफ्लेक्शन का नियम नहीं होता है। रिफ्लेक्शन का क्या नियम है? आई बराबर आर प्रूव करना, यही रिफ्लेक्शन का नियम है, प्राइमरी नियम। मैं प्रूव करूंगा, आप मान जाएंगे। आखिरी बार हो जाएगा, हो गया। दो त्रिभुज दिखने लगे। अब हम कहेंगे बी ए बी डैश भी सी टी होगा। ए बी डैश भी क्या होगा? सेम टाइम सेम डिस्टेंस ट्राइंगल। अब कहें कि ए बी डैश और बी ए डैश बराबर हैं क्या? अरे आप ही तो बताए हो, जितनी देर में बी वाली प्रकाश किरण ए डैश तक चल के जाएगी, उतनी देर में क्या होगा? पहली वाली उसी माध्यम में। बोलो। और ए डैश इज द कॉमन साइड,
कॉमन ओवेनिस्ट भुजा है दोनों त्रिभुजों की, और एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल हैं जो कि 90 डिग्री हैं। एंगल बी और एंगल बी डैश इक्वल हैं जो कि किसी दो त्रिभुज की दो भुजा बराबर, मतलब एक कॉमन एक एक भुजा बराबर एक एक कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज और समरूपता से अप्रूव हो गया। आता कह देंगे, आता क्या आता है त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी तथा ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश कैसे हैं? समरूप हैं। कह दो समरूप है। अब जब त्रिभुज समरूप हो गए तो बचा क्या है? आई बराबर दैट्स अ प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू हाइजेंस प्रिंसिपल। हो गया चैप्टर खत्म, हो गया चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू। और आपको ये चैप्टर मिलने वाला है पूरे 3 नंबर में, एक बट नहीं। हाँ आपतन देखिए, एंगल यहाँ किसका लेना है? वेव फ्रंट का। वीडियो को आप थोड़ा क्लोज कर दें, बाकी बातें ये पूरा आया है कि नहीं, मिसिंग तो नहीं हुआ है? ठीक, ओके, थैंक यू। हो गया, रुका कि नहीं? भी चल रहा है।